नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आज रविवार है तो डिस्कस होना है आपका वीकली करंट अफेयर्स। तो ये 24 मई से लेकर 30 मई तक होगा और ये दो पार्ट में आएगा क्योंकि जो आपकी न्यूज़ थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। ठीक है ना, तो दो पार्ट में करेंगे इसे कवर। तो स्टार्ट करते हैं पहले न्यूज़ से। तो पहली न्यूज़ लिखी हुई चीता री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट की प्रक्रिया हुई तेज। ठीक है ना, तो ये आपका दक्षिण अफ्रीका से मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले के कुनो में लाए जाने वाले चीतों के लिए एक बाड़ा एनक्लोजर बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इन चीतों में 5 मादाएं सहित लगभग 10 चीते शामिल होंगे। तो दक्षिण अफ्रीका से लाया जाएगा चीते को और ये लाया जाएगा कुनो नेशनल पार्क में। कुनो नेशनल पार्क पूछा जा सकता है पेपर में, तो ये मध्य प्रदेश में आपका अवस्थित है। मध्य प्रदेश के चंबल क्षेत्र में स्थित कुनो 750 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ यह चीता के लिए अनुकूल वातावरण है। यह एक संरक्षित क्षेत्र है जिसमें 4 सींग वाले मिर्ग, नील गाय, चिंकारा, चित्तेदार हिरन और जंगली सुअर की काफ़ी आबादी है। और ये जो आता है आपका, ये क्या आ जाता है आपका, बोलते हैं आपका जो बिल्कुल प्रेडेटर में आता है आपका। ठीक है ना, सबसे ऊपर जो लेवल होता है आपका, जो आपकी क्या होती है फूड पिरामिड होता है, उसमें सबसे ऊपर होता है। ठीक है ना, जो आपके प्रेडेटर होते हैं जैसे चीता हो गया, जैगवार हो गया, लेपर्ड हो गया, लॉयन हो गया, ये सबसे ऊपर में आते हैं आपके। ठीक है ना, तो ये थोड़ा दिमाग में रखना। तो इकोसिस्टम को बेहतर बनाने के लिए चीते भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। लिखा हुआ है इस प्रकार पार्क में चीतों के लिए एक अच्छा शिकार आधार है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए जल्द ही मध्य प्रदेश और देहरादून में भारतीय वन्य जीव संस्थान को परियोजना के लिए धनराशि जारी करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल चीता री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट पर एनटीसीए का मार्गदर्शन करने के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया था। इस पैनल में डब्ल्यूआईआई को देश में चीता री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट के लिए सभी संभावित स्थलों का तकनीकी मूल्यांकन करने को कहा गया था। आपको बता दें कि चीता को आईयूसीएन की रेड लिस्ट में वॉनरेबल कैटेगरी में शामिल किया गया। भारत के आखिरी चीते की मौत 1947 में छत्तीसगढ़ में हुई थी, ये याद कर लेना। ठीक है ना, और अंतिम चीता की जो मृत्यु के बाद देश में जब 1952 में जब देखा गया तो इसे एक्सटेंट मतलब विलुप्त घोषित कर दिया गया था। पेपर में पूछा जाता है कि चीता आखिरी बार 1947 में छत्तीसगढ़ में, जबकि इसे विलुप्त घोषित कर दिया गया था भारत में 1952 में। तब से भारत में चीते नहीं पाए जाते, उससे पहले पाए जाते थे। बात करेंगे आईयूसीएन की, ये बात कर रहा है क्योंकि इसने बोला है कि आईयूसीएन की वॉन्डेबल लिस्ट में ये आपका है। तो आईयूसीएन होता है क्या, तो ये इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द नेचर एंड द नेचर रिसोर्सेज है। 5 अक्टूबर 1948 को ये बना था। इसका फोकस होता है नेचर कंजर्वेशन और बायोडाइवर्सिटी पे, और लोकेशन इसकी जो है आपके हेडक्वार्टर है वो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में आपको देखने को मिलेगा। अगर बात करें इसके मेंबर की तो लगभग 1400 मेंबर्स है। की पीपल अगर देखे जाएंगे तो डायरेक्टर जनरल इसके डॉक्टर ब्रूनो ऑब्रे है और आपके प्रेसिडेंट जो हैं वो हैं जांग जिनजियांग। ठीक है ना, तो ये थोड़ा दिमाग में रखना। आईयूसीएन की एक लिस्ट आती है रेड लिस्ट थ्रेटन स्पीसीज की, तो ये 1964 में सबसे पहले पब्लिश हुई थी। हेडक्वार्टर्स का यूनाइटेड किंगडम में, तो कंफ्यूज मत हो जाना। आईयूसीएन का तो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है, जबकि इसका रेड लिस्ट का जो है वो कहाँ पे, यूनाइटेड किंगडम में है। रीजन जो आपका शब्द है वो इंटरनेशनल है, ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। और इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन मैंने बता दिया रेड लिस्ट की, वो क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द नेचर है। इसकी कुछ लिस्ट होती है, तो यहाँ पर देख लीजिए, इधर से चलना है आपने लीस्ट कंसर्न से लेकर जो आपका ग्रीन में है, उसके बाद थ्रेटन्ड आता है, उसके बाद एक्सटिंक्ट आ जाता है। एक्सटिंक्ट मतलब विलुप्त हो जाता है, थ्रेटन्ड मतलब खतरे में। तो लीस्ट कंसर्न में 2 आती हैं आपकी, एलसी और एनटी। इनके बारे में डिस्कस कर देंगे। फिर आपका वॉनरेबल आता है, इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड आता है, फिर आपका एक्सटिंक्ट आ जाता है। ठीक है ना, सबसे ऊपर जो सबसे पहले होते हैं आपके 2 वो सिक्योर होते हैं, वो G4 G5 कैटेगरी में फॉल करते हैं। एट रिस्क में जो होते हैं वो GS से लेकर G3 तक होते हैं, और परज्यूम एक्सटिंक्ट मतलब जिनको विलुप्त मान लिया गया है वो आपका किस में आते हैं, GX में आते हैं। बात कर लेते हो तो देख लीजिए, पहला होता है एक्सटिंक्ट, फिर होता है एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड। एक्सटिंक्ट मतलब जो विलुप्त हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड जो जंगलों में विलुप्त हो चुके हैं, जो केवल चिड़ियाघर वगैरह या जिन्हें कंजर्व किया गया वहीं पे। क्रिटिकली इंडेंजर्ड मतलब जिन पे सबसे ज़्यादा खतरा है और भविष्य में जाके क्या हो सकते हैं, आपके विलुप्त हो सकते हैं। इंडेंजर्ड, उससे पहले आते हैं वॉनरेबल, तो चीता फॉल करता है वॉनरेबल कैटेगरी में, ये याद कर लेना। नियरली थ्रेटन आपका एंटी आता है, लीस्ट कंसर्न और डाटा डेफिशिएंट और नॉट एवेल्युएट, ये 2 अलग चीज़ है। ठीक है ना, कि जिनके पास में डाटा हमारे पास मौजूद नहीं है। ज़्यादातर जो डाटा डेफिशिएंट होता है वो आपके मरीन जो आपके क्रिएचर होते हैं उनके लिए होता है। तो लीस्ट कंसर्न, नियरली थ्रेटन, वॉनरेबल, इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड एंड एक्सटिंक्ट, ये याद कर लेना आप। नेक्स्ट चलते हैं, क्या है संजीवनी परियोजना। तो हरियाणा सरकार लेके आई है। तो हरियाणा सरकार ने आज संजीवनी परियोजना शुरू करने की बात कही है। या ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों जिन्हें कोविड-19 के हल्के से मध्यम लक्षण हो उनके लिए शुरू की जा रही है। इसके तहत घर पर एक पर्यवेक्षित और त्वरित चिकित्सा देखभाल प्रदान की जाएगी। संजीवनी परियोजना ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा देखभाल का विस्तार करने के लिए शुरू की जा रही है। इसके तहत कोविड-19 की दूसरी लहर और संबंधित उपचार के बारे में जागरूकता फैलाई जाएगी। इस पहल में महत्वपूर्ण संस्थानों
संसाधनों जैसे एम्बुलेंस ट्रैकिंग, ऑक्सीजन की आपूर्ति, अस्पताल के बिस्तरों की उपलब्धता आदि शामिल होगी। इसके अलावा घर घर जागरूकता अभियान का प्रबंधन करने के लिए एक एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र भी होगा। इस प्रकार यह जिला प्रशासन को संपूर्ण स्वास्थ्य प्रणाली पर दृष्टि बनाए रखने में मदद करेगी। नेक्स्ट न्यूज आती है कि ई कोर्ट सर्विसेज मोबाइल ऐप के लिए 14 भाषाओं में मैनुअल जारी किया गया। तो लिखा सुप्रीम कोर्ट ने ई समिति ने अपनी निःशुल्क ई कोर्ट सर्विसेज मोबाइल ऐप के लिए एक मैनुअल जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट की ई कमेटी ने इसे 14 भाषाओं में जारी किया है। ये 14 भाषाएं इस प्रकार है: अंग्रेजी, हिंदी, असमिया, बांग्ला, गुजराती, कन्नड़, खासी, मलयाली, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु है। आगे चले तो सुप्रीम कोर्ट की ई कमेटी द्वारा नागरिकों, वकीलों, लॉ फॉर्मों, पुलिस, सरकारी एजेंसियों के लिए पहले ही जारी ई कोर्ट सर्विसेज मोबाइल ऐप अभी तक 57 लाख बार डाउनलोड की जा चुकी है। मोबाइल ऐप और इसके मैनुअल को सुप्रीम कोर्ट की ई कमेटी की आधिकारिक वेबसाइट द्वारा निःशुल्क डाउनलोड किया जा सकता है। वहां से सुप्रीम कोर्ट की ई कमेटी कानून के क्षेत्र में डिजिटल सुधार लागू करने में अग्रणी है। चलो, ई कोर्ट सर्विसेज मोबाइल ऐप को एक प्रभावी इलेक्ट्रॉनिक्स केस मैनेजमेंट टूल ECMT के रूप में काफी सराहा गया है। हाल ही में जारी यह मैनुअल आम आदमी की सामान्य समझ के लिए स्क्रीनशॉट के साथ ऐप के सभी फीचर्स को डिस्क्राइब करता है। इस ऐप में किसी अधिवक्ता संगठन द्वारा माई केसेस में मुकदमों की पर्सनलाइज्ड सूची जोड़ी जा सकती है। आपको बता दें कि इस ई कोर्ट मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए सभी केस के अपडेट आप अपने मोबाइल पर प्राप्त कर सकते हैं। कोरोना महामारी के दौरान कोई भी व्यक्ति बिना न्यायालय परिसर जाए हुए इस ऐप से 24 घंटे निःशुल्क केस स्थिति, न्यायालय के आदेश आदि की सुविधा प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट न्यूज है, नहीं रहे परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष श्री कुमार बनर्जी। तो लिखा हाल ही में भौतिक धातु विज्ञान और भौतिक विज्ञान के विशेषज्ञ श्री कुमार बनर्जी का निधन हो गया है। उन्होंने मुख्यतः भौतिक धातु विज्ञान और भौतिक विज्ञान पर अपने काम को केंद्रित रखा था। उन्होंने IIT खड़गपुर से मेटलर्जी इंजीनियरिंग, जो आपकी मेटल से रिलेटेड आपकी क्या होती है, स्टडी होती है, कि पूरी इंजीनियरिंग पूरी की और बीटेक की डिग्री पूरी करने के बाद बार्क, जो आपका क्या भाभा एटॉमिक रिसर्च जो आपका सेंटर है, उसमें शामिल हो गए थे। वो 2004 में बार्क के निदेशक बने थे और 2010 तक इस पद पर रहे थे। इसके बाद उन्होंने 2.5 वर्षों के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग, जिसे बोलते हैं आपका डिपार्टमेंट ऑफ द एटॉमिक एनर्जी, का कार्यभार संभाला। वह 2012 में परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष और परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव के रूप में सेवानिवृत्त हुए थे। उन्हें अपने सराहनीय कार्य के लिए 2005 में पद्मश्री और 1990 में आपका शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया था। बता दें कि उनका निधन कोविड-19 से उभरने के बाद दिल का दौरा पड़ने से हुआ था। बार्क की अगर बात करें तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है और एब्रिविएशन BAR से होता है। और आपने ये याद रखना है कि फॉर्मेशन हुई थी बार्क की 3 जनवरी 1954 को, और इसके फाउंडर थे होमी जहांगीर भाभा। हेडक्वार्टर ट्रॉम्बे मुंबई में इसका देखने को मिलेगा। लोकेशन मुंबई है। लोकेशन कल्पक्कम और चल्लाकारी में इसके आपकी आप बोल सकते हैं आपकी जो सब्स्टिट्यूट ब्रांचेज हैं वो देखने को मिलती हैं। फील्ड कौन कौन से आते हैं इसके अंदर, तो न्यूक्लियर रिसर्च आ जाता है, न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल आ जाता है, रिएक्टर टेक्नोलॉजी आ जाती है, केमिस्ट्री आ जाती है, इन्वायरमेंट एंड रेडिएशन मॉनिटरिंग आ जाती है, न्यूक्लियर मेडिसिन आ जाता है, मेटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग आ जाता है, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग आ जाता है, नेशनल सिक्योरिटी आ जाता है, न्यूक्लियर वेपन्स आ जाते हैं। डायरेक्टर अभी कौन है, तो बार के अभी हेड है, इनका नाम जरूर याद रखना। इनका नाम है आपका अजीत कुमार मोहंते, ठीक है ना। और पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन आपकी डिपार्टमेंट ऑफ द एटॉमिक एनर्जी, जिसकी अभी बात हो रही थी। और आगे चलते हैं अब, चलो नेक्स्ट चलते हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ द एटॉमिक एनर्जी की बात कर ले तो 3 अगस्त 1954 को बना था। इसका भी हेडक्वार्टर आपको मुंबई में देखने को मिलेगा। इसके लिए जो आपकी मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है वो है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ द एटॉमिक एनर्जी, जो नरेंद्र मोदी यानी PM के अंतर्गत आती है। और इसके डेप्यूटी मिनिस्टर जो है वो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं इसके। डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव की बात करें तो यहाँ पे सेक्रेटरी है डॉक्टर KN व्यास एटॉमिक एनर्जी के, और चेयरमैन भी वही है, ठीक है ना। पेरेंट डिपार्टमेंट की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का पेरेंट डिपार्टमेंट है। और चाइल्ड एजेंसीज जो इसकी हैं, एटॉमिक एनर्जी कमिश्नर, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बॉडी है या बोर्ड है। अच्छा, नेक्स्ट चले तो शांति स्वरूप भटनागर प्राइज जो दिया जाता है वो दिया जाता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, ठीक है ना। और ये 1958 से दिया जा रहा है और लास्ट अवार्डेड हुआ था 2019 में। तो कभी अगर पूछा जाता है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो याद रखना साइंस एंड टेक्नोलॉजी में दिया जाता है। इसमें कौन कौन से आ जाते हैं, तो इसमें आपका क्या अप्लाइड और द फंडामेंटल दोनों आ जाते हैं। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इन्वायरमेंट साइंस, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, मेडिसिन और फिजिक्स जैसे कुछ आपके विषय इसके अंतर्गत लिए जाते हैं। इसको देता कौन है, तो इसको काउंसिल ऑफ द साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इसे देती है, CSIR इसे देती है, 1958 से दे रही है। इसका जो हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर तो नहीं बोलेंगे, जहाँ पर ये दिए जाते हैं विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में ये आपके पुरस्कार दिए जाते हैं। बात करें काउंसिल ऑफ द साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत ये आता है। और इसके फाउंडर थे आपके अर्कॉट रामास्वामी मुंडियार और शांति स्वरूप भटनागर। स्टेबलाइज हुआ था 26 सितंबर 1942 को और प्रेसिडेंट होता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इसका। इसके डायरेक्टर जनरल भी हैं शेखर सिंह मांडे। और बात करें सब्सिडायरी की बात करें तो लगभग इसके अंदर 38 लेबोरेटरी आ सकती हैं,
39 आउटरीच सेंटर्स आ जाते हैं, 3 इनोवेशन सेंटर आ जाते हैं। लोकेशन की बात करें, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट न्यूज़ है, कोविड राहत सामग्री के साथ मुंबई पहुंचा आईएनएस त्रिकंद। आईएनएस होता है आपका इंडियन नेवल सर्विसेज। तो कोविड राहत ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 के अंतर्गत 23 मई 2021 को आईएनएस त्रिकंद कतर से राहत सामग्री लेकर मुंबई पहुंचा। आईएनएस त्रिकंद 20-20 मैट्रिक टन तरल चिकित्सा ऑक्सीजन से भरे 2 कंटेनर और 100 ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर आया है। चक्रवात ताउते के कारण बार्ज P305 के डूबने की वजह से नौसेना के हेलीकॉप्टर से एयरक्राफ्ट के अलावा भारतीय नौसेना के जहाज तेग, बेतवा, सुभद्रा, मकर, तरासा और 7 ISV भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर लगातार दिन रात काम कर रहे हैं। आईएनएस त्रिकंद रूस से ऑर्डर किए गए 6 स्टील्थ फ्रिगेट से भी इसमें से अंतिम है। ये वहां से आया था, कहाँ से, आपका रशिया से। नौसेना ने इससे पहले 2003-04 में रूस से 4,000 टन के तलवार श्रेणी के स्टील्थ फ्रिगेट तलवार, त्रिशूल और ताबर को शामिल किया था। आईएनएस त्रिकंद में अत्याधुनिक लड़ाकू शूट है, जिसमें सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली, सतह से हवा में मार करने वाली उन्नत मिसाइल, उन्नत A190 मध्यम दूरी की बंदूक शामिल है। इसके अलावा इलेक्ट्रो ऑप्टिकल 30mm क्लोज इन हथियार प्रणाली, साथ ही पनडुब्बी रोधी हथियार जैसे टॉर्पीडो, रॉकेट और एक उन्नत इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली शामिल है। बात करें अगर किसकी, कतर की, तो अगर भारत के पश्चिम की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे आपको गल्फ कंट्रीज देखने को मिलेगी। सऊदी अरेबिया है, फिर आपका यहाँ पे देखने को मिलता है ओमान, ओमान के ऊपर आपको UAE देखने को मिलता है, और उसके बाद आपको देखने को मिलता है कतर। यहाँ बगल में देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है छोटा सा एक आइलैंड है जिसका नाम है आपका कुवैत। तो ऊपर हो गया, कुवैत हो गया। ये आपका पर्शियन गल्फ है, यहाँ पे गल्फ ऑफ ओमान है, यहाँ पे आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज आती है, हॉर्मूज स्ट्रीट आती है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या आपका, यहाँ पर बहरीन, यहाँ पे कौन सा आपका बहरीन, ठीक है। तो ये पड़ता है आपका, यहाँ से देख सकते हैं ये भारत है आपका, ये मुंबई पोर्ट है और यहाँ से कतर जाया जाता है। तो यहीं से आईएनएस त्रिकंद आया था। नेक्स्ट लिखा समलैंगिक विवाह पर क्या है सरकार का रुख। तो लिखा केंद्र ने दिल्ली हाईकोर्ट से मौजूदा कानून के तहत समलैंगिक विवाहों को मान्यता देने संबंधी याचिकाओं को स्थगित करने की मांग की है। केंद्र ने अन्य महत्वपूर्ण मामलों पर विचार करने की आवश्यकता को जरूरी बताया है। केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अभी आपके, और अगर अटॉर्नी जनरल की बात करें तो के वेणुगोपाल हैं। ये क्या होते हैं, सरकार का पक्ष रखते हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने कानूनी तौर पर। तो अदालत के समक्ष महामारी को ज़्यादा जरूरी मामला बताया। यह याचिका में राइट टू चॉइस ऑफ द पार्टनर्स को मौलिक अधिकार के रूप में लागू करने की मांग की गई है। विशेष विवाह अधिनियम के तहत इस याचिकाकर्ता की विवाह आवेदन को दिल्ली में एक विवाह अधिकारी द्वारा इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि वे एक समान लिंग वाले जोड़े हैं। एक अन्य जनहित याचिका हिंदू विवाह अधिनियम के तहत समलैंगिक विवाह को मान्यता देने के लिए दायर की गई थी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2018 में समलैंगिक यौन संबंधों को अपराध न मानने की बात कही थी। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सहमति से समलैंगिक यौन संबंध अपराध की श्रेणी में नहीं आते हैं। आपको बता दें कि भारत में LGBTQ समुदाय के 70 मिलियन लोग रहते हैं, ठीक है ना। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं और 10 मिलियन में 1 करोड़ होते हैं आपके। 7 करोड़ लोग LGBTQ समुदाय से आते हैं। मुझे फुल फॉर्म पता होगी तो आई थिंक L का जो होता है वो लेस्बियन होता है, ये फीमेल टू फीमेल होता है, ठीक है ना। इसमें फीमेल और फीमेल होती है, ठीक है ना। फिर आता है गे, G का मतलब होता है गे, इसमें मेल और मेल होता है। फिर बाइसेक्सुअल आता है, और बाइसेक्सुअल की बात करें तो मेल जो होता है, मेल या फीमेल जो भी होगा, ये क्रॉस होते हैं। क्रॉस मतलब इन्हें फीमेल भी पसंद होती है और मेल भी पसंद होता है, दोनों पसंद होते हैं। क्या होते हैं, दोनों पसंद होते हैं, मेल फीमेल को कोई भी दोनों पसंद होते हैं, ठीक है ना। और T आता है आपका ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, आपका जो थर्ड जेंडर है ट्रांसजेंडर। तो ये होता है आपके Q4 शायद से कम्युनिटी का होता होगा कुछ, या मेरे समझ में नहीं आ रहा अभी। अच्छा, सेक्शन 377 इससे रिलेटेड है आपका इंडियन पैनल कोड का। तो उसमें लिखा हुआ इज अ सेक्शन ऑफ द इंडियन पैनल कोड इंट्रोड्यूस। अगर पूछा जाएगा IPC जो थी आपकी वो कब इंट्रोड्यूस हुई, 1861 में, ब्रिटिश रूल के टाइम पे हुई थी। मॉडल ऑन द बजट एक्ट ऑफ द 1533, इट मेक द सेक्सुअल एक्टिविटीज अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द नेचर। अगर किसी भी तरीके का सेक्सुअल एक्टिविटीज होता है सेम सेक्स है तो वो कैसा माना जाता है, आपका अगेंस्ट माना जाता है। तो सेक्शन 377 से रिलेटेड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है बल्कि। जब ये आपका कोर्ट केस जो आपका था सुप्रीम कोर्ट ने इसके पक्ष में, एक बार तो विपक्ष में भी दिया था, फिर जाके क्या हुआ था जब आंदोलन हुए थे फिर पक्ष में दे दिया था। तो सितंबर 2018 द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द इंडिया रूल द एप्लीकेशन ऑफ द सेक्शन 377 टू कॉन्सेंसुअल होमोसेक्सुअल सेक्स बिटवीन द एडल्ट वर अनकॉन्स्टिट्यूशनल। देखो पहले उससे क्या बताया, असंवैधानिक बताया था, इरेशनल, indefensible बताया था, and the manifestly arbitrary बताया था। But the section 377 remains in the force relating to the sex with the minor non consensual sexual act and the bestiality।
अच्छा, बात करें तो यहाँ पर जो आपके एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के बात लोग बात करते हैं, वो आधार देते हैं अपना राइट टू इक्वलिटी में आर्टिकल 15 का, जो प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ द देखो रिलीजन से, ठीक है ना, भेदभाव नहीं होगा रिलीजन के आधार पर, रेस के आधार पर, कास्ट के आधार पर, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर। तो इसका वो देते हैं कि इसके तहत हमें क्या मिलता है, हमारा फंडामेंटल राइट्स मिलता है, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं, ब्लैक और व्हाइट फंगस के बाद येलो फंगस ने दी दस्तक। तो लिखा हाल ही में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक मरीज में पीले कवक यानी येलो फंगस के संक्रमण का पता चला है। पीला फंगस भी फंगस या फंगल इन्फेक्शन है, लेकिन यह अधिक घातक हो सकता है। यह इन्फेक्शन आंतरिक रूप से शुरू होता है और जल्दी दिखाई नहीं देता। पीले कवक के इस लक्षण के कारण अक्सर इसके निदान में देरी हो जाती है। पीले कवक की यही विशेषता इसे और अधिक घातक बना देती है, जबकि फंगल इन्फेक्शन में जल्दी उपचार की आवश्यकता होती है। भूख में कमी, सुस्ती और वजन कम होना आदि पीले फंगस के लक्षण हैं। संक्रमण के बाद के स्टेजेस में पीले कवक से पीड़ित रोगियों में कुपोषण और ऑर्गन फेलियर, घावों का धीमी गति से उपचार और घावों से मवाद निकलने जैसे गंभीर लक्षण दिखाई देते हैं। म्यूकोरमाइकोसिस जो आपका ब्लैक फंगस है की तरह पीले कवक का इलाज एम्फोटेरासिन बी इंजेक्शन है, ये याद रख लेना है। इसका कौन सा इंजेक्शन है, एम्फोटेरासिन बी इंजेक्शन। पीले फंगस से बचने के लिए निम्नलिखित सावधानियां रखनी जरूरी है। अपने कमरे, घर और आसपास को जितना संभव हो साफ और स्वच्छ रखें। बैक्टीरिया कवक के विकास को रोकने के लिए बासी भोजन और गंदे पदार्थ को तुरंत हटा दें। घर में नमी की मात्रा कम करने की कोशिश करें, क्योंकि अत्यधिक नमी बैक्टीरिया को बढ़ावा देती है। कोरोना वायरस पॉजिटिव मरीजों को तुरंत इलाज शुरू कर देना चाहिए, ताकि पीले फंगस जैसी समस्याएं विकसित न हो सके। बात करें टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, तो उसमें आपके वायरसेज आ जाते हैं, प्रोटोजोआ फॉल करता है, बैक्टीरिया फॉल करता है, एल्गी और फंजाई फॉल करता है। बात करें तो सेलुलर जो आपके हैं, जो एस सेलुलर में कौन आते हैं, आपके वायरस और प्रियॉन्स आते हैं, जो कैसे होते हैं, आपके नॉन लिविंग थिंग्स होती है। वैसे कनेक्टिव लिंक होता है वायरसेस नॉन लिविंग और लिविंग थिंग्स के बीच में, ठीक है ना। जैसे ये किसी लिविंग थिंग के अंदर आता है तो जिंदा हो जाता है, और नॉन लिविंग थिंग में रहता है तो मरा हुआ रहता है। तो एस सेलुलर आपके कौन से होते हैं, तो ये होते हैं आपके कौन से अकोशिकीय, जिन्हें बोला जाता है वायरसेस और प्रियॉन। प्रियॉन काफी छोटे होते हैं, वायरसेस से भी छोटे होते हैं। सेलुलर में जो आपके सिंगल सेल्ड आते हैं, उसमें पैरासाइट्स आ जाते हैं, प्रोटोजोआ, फंजाई और आपके प्रोकैरियोट्स आ जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, आयुष्मान भारत पीएमजे आरोग्य श्री योजना, इसके बारे में लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने तेलंगाना सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता राज्य भर में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को तुरंत लागू करने के लिए किया गया है। सरकार ने आयुष्मान भारत योजना को राज्य की आरोग्य श्री योजना से भी जोड़ा है। इसके साथ ही इसे आयुष्मान भारत पीएमजे आरोग्य श्री कहा जा रहा है। गौरतलब है कि एनएचए और राज्य स्वास्थ्य एजेंसी यह सुनिश्चित करती है कि सभी पात्र लाभार्थियों को अभिसरण योजना के तहत मुफ्त स्वास्थ्य सेवा प्रदान की जाए। इस प्रकार आयुष्मान भारत योजना में अब 33 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। अब राज्य में लगभग 1.3 करोड़ लोग इस योजना के तहत सेवाओं का लाभ उठाने के पात्र होंगे। बता दें कि आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभार्थियों को प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा कवरेज मिलता है। यह कवरेज सेकेंडरी और टर्सरी केयर अस्पताल में भर्ती के लिए प्रदान किया जाता है। लाभार्थी इन स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ पूरे भारत में 22,000 सूचीबद्ध सार्वजनिक और निजी अस्पतालों में ले सकते हैं, क्योंकि यह योजना पोर्टेबल है। बात करें तो बायोमास के इस्तेमाल पर राष्ट्रीय मिशन की तैयारी की जा रही है। तो लिखा हुआ है, विद्युत मंत्रालय ने कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास के उपयोग पर एक राष्ट्रीय मिशन स्थापित करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय फसल अवशेष और ताप विद्युत उत्पादन संयंत्रों से निकलने वाले वायु प्रदूषक को कम करने और कार्बन फुटप्रिंट को घटाने के उद्देश्य से लिया गया। यह मिशन देश में ऊर्जा अंतरण और स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों को बढ़ाने में हमारी मदद करेगा। ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास के उपयोग पर राष्ट्रीय मिशन के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे। ताप विद्युत संयंत्रों से कार्बन न्यूट्रल बिजली उत्पादन करना। यह मिशन ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास का वर्तमान स्तर 5% से बढ़ाएगा। यह फसल अवशेषों समेत बायोमास तत्वों की ऊर्जा संयंत्रों तक आपूर्ति श्रृंखला से जुड़ी वर्तमान बाधाओं को दूर करने में भी काम करेगा। यह देश में विद्युत उत्पादन के स्रोतों में बदलाव और स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों की तरफ आगे बढ़ने में भी मदद करेगा। इस मिशन में ऊर्जा सचिव की अध्यक्षता वाली एक संचालन समिति होगी, जिसमें पेट्रोलियम और नवीन तथा नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयों समेत संबंधित पक्षों के प्रतिनिधि होंगे। प्रस्तावित राष्ट्रीय मिशन की अवधि न्यूनतम 5 वर्ष होगी। बायोमास पर यह राष्ट्रीय मिशन राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम में भी योगदान देगा। अच्छा, अगर मैं आपको बता दूं तो बायोफ्यूल्स आपके 4 जनरेशन में पाए जाते हैं। फर्स्ट जनरेशन जो बायोफ्यूल्स होते हैं वो हाई कार्बन कंटेंट को रखते हैं अपने अंदर, मेड फ्रॉम द एडिबल आइटम। एडिबल मतलब जो खाए जा सकते, जैसे शुगर हो गया, कॉर्न हो गया, स्टार्च हो गया। तो आपके फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल्स इनसे बनते हैं। नेक्स्ट जो आते हैं आपके, वो होते हैं आपके ग्रीन हाउस गैस कंटेंट लेस देन द फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल। तो ये कम होते हैं, अगर इनमें ग्रीन हाउस गैस का कंटेंट देखें तो कम होता है। मेड फ्रॉम द लेफ्ट ओवर द फूड क्रॉप, जैसे राइस, हस्क और चिप्स, इनसे आपका सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल्स आपके कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। तीसरा जो आता है वो आपके कार्बन न्यूट्रल होते हैं और वो CO2 एमिट करते हैं, और CO2 क्या कर देते हैं आपके
ट्रेटेड कर देते हैं, मतलब जितना आपका CO2 क्या किया निकाला उतना ही क्या कर देंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो इसमें आपके एल्गी आ जाते हैं। पूछा जाता है कि बताएं कौन से आपके बायोफ्यूल्स एल्गी से संबंधित है, तो थर्ड जनरेशन है। या पूछा जाएगा थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल्स किससे निर्मित होते हैं, तो एल्गी से। फर्स्ट जनरेशन किससे होते हैं, तो आपके एडिबल आइटम से रिलेटेड होता है। सेकंड जनरेशन कौन से होते हैं, तो आपका फूड क्रॉप से रिलेटेड होता है। फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल जो आते हैं वो जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप्स होती है, मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड होते हैं। इसमें आपका क्या होता है, दे आर कार्बन नेगेटिव होते हैं, मतलब ये कार्बन को क्या करते हैं, खत्म करते हैं। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट चलते हैं। कल देखेगा पूर्ण चंद्र ग्रहण, तो ये 26 मई की न्यूज़ है। लिखा हुआ है कल 26 मई 2021 को सुपर मून, पूर्ण चंद्र ग्रहण और रेड ब्लड मून एक साथ दिखेगा। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा क्रमशः एक सीधी रेखा में आ जाते हैं तो इस खगोलीय परिघटना को चंद्र ग्रहण कहा जाता है। सूर्य की किरणों को पृथ्वी द्वारा चंद्रमा तक पहुंचने से पूर्णतः अवरुद्ध कर देने की स्थिति को पूर्ण चंद्र ग्रहण कहा जाता है। खगोल विज्ञान में इस प्रकार के संरेखण यानी 3 या अधिक खगोलीय पिंडों के एक सीधी रेखा में आने की स्थिति को सिजगी कहा जाता है, जिसका लैटिन अर्थ होता है एक साथ जुड़ा हुआ। पूर्ण अथवा आंशिक चंद्रग्रहण केवल पूर्णिमा के दिन ही देखा जा सकता है। पूर्वी एशिया, ऑस्ट्रेलिया प्रशांत और अमेरिका सहित अटलांटिक और हिंद महासागर के कुछ क्षेत्रों में इस पूर्ण चंद्रग्रहण को देखा जा सकेगा। यह भारतीय समयानुसार दोपहर 2:17 से शाम को 7:19 तक के बीच दिखेगा, जो मुश्किल है क्योंकि अभी गर्मियों का टाइम है, तो आपका ये भारत में देखना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। भारत में इस पूर्ण चंद्रग्रहण को नहीं देखा जा सकेगा, किंतु आंशिक चंद्रग्रहण को कोलकाता सहित देश के कुछ उत्तर पूर्वी हिस्सों में चंद्रोदय के पश्चात देखा जा सकता है। चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है जो पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। इस दौरान एक समय पृथ्वी के सबसे निकट आ जाने पर वह सुस्पष्ट और आकार में बड़ा दिखता है। इस स्थिति को सुपर मून कहा जाता है। पूर्ण चंद्रग्रहण के दौरान जब चंद्रमा पूरी तरह पृथ्वी की छाया में होता है तो सूर्य की परावर्तित लाल किरणों के कारण वह लाल दिखाई देता है, जिसे रेड ब्लड मून कहा जाता है। विदित हो तो पिछला पूर्ण चंद्रग्रहण 21 जनवरी 2019 को देखा गया था। नासा के अनुसार 2022 में 2 पूर्ण चंद्रग्रहण 16 मई और 8 नवंबर को देखने को मिलेंगे। अर्थ से 2 कंडीशन बनती है आपकी, क्योंकि ये भी एलिप्टिकल शेप में होता है आपका। जिस तरीके से आपका पेरिहेलियन एपिहेलियन कंडीशंस होती है, जिसमें क्या होती है कि पृथ्वी की दूरी देखी जाती है सूर्य से, एक टाइम पे थोड़ा नज़दीक होती है, एक टाइम पे थोड़ा दूर होती है सामान्य से। उसी तरीके से मून भी पृथ्वी से एक टाइम पे थोड़ा पास होता है, एक टाइम पे आपका दूर होता है। जब वो पास होता है तो लगभग 3,62,600 किलोमीटर पर होता है। वही बात करें जब वो दूर होता है तो एपोगी कंडीशन होती है, उससे 4,05,400 किलोमीटर दूर होता है। इससे 2 कंडीशन देखने को मिल सकती हैं। 2 कंडीशन देखने को मिलती हैं, तो ये मैंने बता दिया। 2 कंडीशन देखने को मिलती है कि जब एपोगी कंडीशन होती है, जब वो दूर होता है तो इस तरीके कुछ आपको फिगर देखने को मिलेगा। जब पैरी की कंडीशन नज़दीक होता है तो वो लगभग आपका नॉर्मल मून से, इसे देखो इसे माइक्रो मून बोलते हैं एपोगी कंडीशन में। पैरी की कंडीशन में सुपर मून होता है और ये 14% ब्राइटर होता है, 14% बिगर होता है, 14% ज़्यादा बड़ा दिखता है और 30% ब्राइटर दिखता है माइक्रो मून से, एपोगी कंडीशन से। ठीक है ना। अब ये देख लीजिए, यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका चंद्रग्रहण जब पृथ्वी बीच में आ जाती है और जब मून बीच में आ जाता है तब आपका क्या लग जाता है, तब आपका सूर्य ग्रहण लग जाता है। तो ये आपकी पृथ्वी है। 2 कंडीशन बनती है। जो सूर्य का प्रकाश होता है वो 2 तरीके से जाता है। एक जाता है इस तरीके से, ये देख लीजिए आप, इस तरीके से। तो जब बिल्कुल सीधा गुजरता है पृथ्वी के कोनों से होकर बिल्कुल, तो यहाँ पर ये अम्ब्रा कंडीशन बनती है। क्या बनती है, अम्ब्रा कंडीशन बनती है। और जब ये साइड ऑन से जाता है तो ये इस तरफ निकल जाता है। तो बिल्कुल जो डार्क वाला पार्ट होता है उसे अम्ब्रा बोलते हैं, छाया का। और जो आपका कैसा होता है, बोल सकते हैं पार्शियल होता है, उसे पेनुम्ब्रा कंडीशन बोलते हैं। तो जो आपका रेड ब्लड मून देखने को मिलता है वो देखने मिलता है कि आपका कौन सी पैरी की कंडीशन होती है, नज़दीक होता है मून किसके, पृथ्वी के। और अम्ब्रा कंडीशन होती है, वहाँ से निकल रहा होता है, क्योंकि उस समय क्या होता है, लाल परावर्तन देखने को मिलता है। जैसे आपने देखा होगा सूर्य का, तो जब क्या होता है, सूर्य जब ढलता है या आपका उगता है तो उस टाइम पे जब क्षितिज पे होता है तो उसका कलर कैसा होता है, रेड होता है। उसी तरीके से ये भी हमें क्या दिखता है, उस लाल रंग के कारण हमें रेड दिखाई देता है मून। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है ना। ये जो है आपकी, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये जो लाइट आ रही है ये रिफ्लेक्ट हो रही है अर्थ के सरफेस से, जो सनलाइट है। और कुछ जो आगे निकल जा रही है वो 2 तरीके की लाइट आपका प्रोड्यूस कर रही है। तो उसमें जो मेन है शैडो की तरफ जो जा रही है वो रेड लाइट को पास करने दे रही है। रेड लाइट जैसे किस में पड़ती है, आपका मून में पड़ती है पार्शली, तो वो कैसे दिखाई देता है, रेड दिखाई देता है। ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, अफ्रीकी वायलेट्स फैमिली से जुड़े पौधे की नई प्रजाति की खोज की गई है। लिखा है मिजोरम में म्यांमार के आसपास के क्षेत्रों में अफ्रीकी वायलेट्स फैमिली से संबंधित पौधों की एक नई प्रजाति की खोज की गई है। इन पौधों की खोज भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान IISER भोपाल के शोधकर्ताओं ने की है। इस टीम के अनुसार भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में जैव विविधता का अभी तक पूरी तरह अध्ययन नहीं किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में पौधों की ऐसी कई प्रजातियां हैं जिनकी अभी तक खोज नहीं हुई है।
इस खोज को सिस्टमैटिक बॉटनी में प्रकाशित किया गया है। पूर्वोत्तर भारत की अद्वितीय जैव भौगोलिक स्थिति है जो जैव विविधता और हॉटस्पॉट के नजदीक होने के कारण यह बहुत सी नई वनस्पतियों का घर है। इन दो हॉटस्पॉट में इंडो बर्मा हॉटस्पॉट और पूर्वी हिमालय के हिस्से शामिल है। नई वर्णित प्रजाति डिडिमोकॉपस विकीफंकिया वर्तमान में मिजोरम में केवल 3 स्थानों में से जानी जाती है और इसे एक लुप्तप्राय प्रजाति के रूप में माना जाता है। यह नई प्रजाति डिडिमोकॉपस विकीफंकिया फिलहाल मिजोरम में सिर्फ 3 स्थानों पर मिली है। इसे लुप्तप्राय प्रजाति एंडेंजर्ड स्पीसीज के रूप में जाना जाता है। इस प्रजाति का नाम प्रसिद्ध वनस्पति विज्ञानी स्वर्गीय विकी एन फंक के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट न्यूज आती है MCA21 मिनिस्ट्री ऑफ द कॉर्पोरेट अफेयर्स जिसे बोला जाता है। संस्करण 3.0 हुआ लॉन्च। तो लिखा हुआ भारत की पहले मिशन मोड ई गवर्नेंस परियोजना के पहले चरण MCA21 को लॉन्च किया गया। MCA21 संस्करण 3.0 या 3.0 डेटा एनालिटिक्स संचालित संस्करण है। इसे वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा लॉन्च किया गया। अगर वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री की कैबिनेट मंत्री की बात की जाएगी, केंद्रीय मंत्री की बात की जाएगी, तो वो निर्मला सीतारमण है। कैबिनेट मिनिस्टर की बात की जाएगी तो कौन है? आपकी निर्मला सीतारमण। और अगर राज्य मंत्री की, स्टेट मिनिस्टर की बात की जाएगी तो अनुराग ठाकुर है, जो हिमाचल प्रदेश से आते हैं। यह MCA21 संस्करण 3.0 2 चरणों में लागू किया जा रहा है। इसका दूसरा और अंतिम चरण अक्टूबर 2021 में लॉन्च होने की संभावना है। MCA21 संस्करण 3.0 को बजट 2021-22 के दौरान हाईलाइट किया गया था। परियोजना के पहले चरण में MCA अधिकारियों के लिए नई ईमेल सेवाएं, संशोधित वेबसाइट, ई बुक और ई परामर्श शामिल है। MCA21 के संस्करण 3.0 को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने, निर्बाध एकीकरण की सुविधा और नियामकों के बीच डेटा का आदान प्रदान आदि के लिए लॉन्च किया गया है। MCA21 कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय का एक ऑनलाइन पोर्टल है। इस पोर्टल ने कंपनी से संबंधित सभी सूचनाओं को हितधारकों और आम जनता के लिए सुलभ बना दिया है। इस पोर्टल का वर्ष 2006 में शुरू किया गया था। इस संस्करण में ई निर्णय, ई परामर्श और अनुपालन प्रबंधन के लिए अतिरिक्त मॉड्यूल होंगे। MCA21 प्रणाली भारत सरकार की पहली मिशन मोड ई गवर्नेंस परियोजना है। नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। तो पृथ्वी प्रणाली वेधशाला के लिए साथ साथ आए नासा और इसरो के साथ पृथ्वी प्रणाली वेधशाला अर्थ सिस्टम ऑब्जर्वेटरी विकसित करेगा नासा ने पृथ्वी केंद्रित मिशन का एक सेट तैयार किया है, जिसके अंतर्गत जलवायु परिवर्तन कम करना, बेहतर आपदा प्रबंधन, दावानल फॉरेस्ट जैसे फायर बोला जाता है। कई बार पूछा दावानल क्या होता है, तो ये फॉरेस्ट फायर होती है कि रोकथाम, वास्तविक समय में कृषि प्रक्रियाओं में सुधार आदि शामिल होता है। इस पृथ्वी प्रणाली वेधशाला के अंतर्गत प्रत्येक सैटेलाइट को अन्य सैटेलाइट के पूरक के रूप में डिजाइन किया जाएगा, जिससे वे साथ मिलकर सतह से वायुमंडल तक पृथ्वी का एक 3D और समग्र दृश्य बना सकेंगे। विदित हो तो नासा और इसरो ने एक साथ 2 भिन्न रडार सिस्टम विकसित किए, तो जो पृथ्वी की सतह तक में आए परिवर्तन की माप सफलतापूर्वक कर सकते हैं। नेक्स्ट लिखा, इस क्षमता का उपयोग वेधशाला के पहले मिशन में एक पथदर्शी पाथफाइंडर के रूप में किया जाएगा, जिसे निसार नासा इसरो सिंथेटिक अपार्चर रडार कहा गया है। यह मिशन पृथ्वी की जटिलतम प्रक्रियाओं जैसे कि बर्फ की चादर के ढहने और भूकंप, ज्वालामुखी और भूस्खलन जैसे प्राकृतिक खतरों को मापेगा। साथ ही निसार भविष्य में खतरों और प्राकृतिक संसाधनों दोनों के प्रबंधन में योजना बनाने तथा निर्णय लेने के संबंधी सहायता करेगा। बात करें तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा, तो इसकी सीट इस तरीके की देखने को मिलेगी। इसका आपका जो मीट बॉल इंसाइनिया इस तरीके का लोगो टाइप, वॉर्म लोगो टाइप इस तरीके का हेडक्वार्टर आपको वाशिंगटन DC में देखने को मिलेगा। नासा की बाबात करें तो जुलाई 29, 1958 को ये बना था। और प्रीसीडिंग एजेंसी जो इससे पहले थी वो थी नेशनल एडवाइजरी कमेटी फॉर द एरोनॉटिक्स, जो 1915 से 1958 तक इसने काम किया। ये स्पेस एजेंसी है और इसका जुडिक्शन आता है यूनाइटेड स्टेट फेडरल गवर्नमेंट के अंदर। हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में देखने को मिलेगा। इसका मोटो है फॉर द बेनिफिट ऑफ द ऑल। एडमिनिस्ट्रेटर इसके अभी जो है वो है बिल नेल्सन। ये नए बने, ठीक है ना, बिल नेल्सन आपके नए बने, इनका नाम जरूर याद कर लेना। डेप्यूटी एडमिनिस्ट्रेशन जो है अभी वैकेंट है, सीट नहीं है वहाँ पे कोई। और प्राइमरी स्पेस स्पोर्ट जहाँ से ये क्या करते हैं आपके रॉकेट लॉन्च वगैरह करते हैं, तो उसमें जॉन F कैनेडी जो पहले आपके प्राइम मिनिस्टर हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके नाम पे स्पेस सेंटर हो गया। केप कैनवेल स्पेस फोर्स स्टेशन और आपका वेंडनबर्ग एयरफोर्स बेस ये आपके आते हैं। ओनर है आपका यूनाइटेड स्टेट्स। वहीं इसरो की बात करें तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है और इसका जो लोगो अडॉप्टेड हुआ था 2002 में हुआ था। बात करें तो फॉर्मेशन की तो 15 अगस्त 1969 को ये बना था और इसकी प्रीसीडिंग एजेंसी थी इनकोस्पार, जो 1962 में बनी थी। ये भी आपकी स्पेस एजेंसी। इसका हेडक्वार्टर आपको बेंगलुरु कर्नाटक में देखने को मिलेगा। चेयरमैन इसके कैलाश विडू सिवान है, के सिवान जी ने बोला जाता है शॉर्ट में। और प्राइमरी स्पेस स्पोर्ट्स आते हैं सतीश धवन स्पेस सेंटर जैसे सार बोला जाता है श्रीहरिकोटा में, थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चर स्टेशन ये तिरुवनंतपुरम में, और कुल से खारपट्टनम ये प्रपोज्ड है अभी, ठीक है ना, बना नहीं है, ये बनने की कगार पे।
और एनुअल बजट आपका लगभग 13,949 करोड़ का है। किसका? इसरो का। बात करें निसार की, तो निसार के बारे में मैंने बताया सिंथेटिक अपर्चर रडार मिशन है, और मिशन जो ड्यूरेशन लगभग 3 साल का होगा, और ये आपका 2023 से काम करना स्टार्ट कर देगा ये प्रोजेक्ट, ठीक है ना। इसका जो होगा लॉन्च 5 जो होगा लगभग 2800 किलोग्राम का होगा, और बैंड जो उसमें कवर होंगे वो एस बैंड और एल बैंड कवर होंगे। सुबोध कुमार जायसवाल बने सीबीआई के नए निदेशक। तो आईपीएस सुबोध कुमार जायसवाल को केंद्रीय जांच ब्यूरो, जिसे बोलते हैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का निदेशक नियुक्त किया गया। इन्हें 2 साल की अवधि के लिए डायरेक्टर बनाया गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने अनुशंसित पैनल के आधार पर उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी थी। प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाले इस पैनल में भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ लोकसभा में विपक्ष के नेता शामिल होते हैं। अगर बात करूं तो मुख्य न्यायाधीश की, तो अभी कौन है आपके? एनवी रमन्ना है। वहीं अगर लोकसभा में विपक्ष के नेता की बात करूंगा तो वो आपके कौन है? अधीर रंजन चौधरी। कौन है? अधीर रंजन चौधरी। सुबोध कुमार जायसवाल 1985 बैच के भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस अधिकारी हैं। इससे पहले वह महाराष्ट्र के पूर्व पुलिस महानिदेशक भी रह चुके हैं। वह वर्तमान में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, जैसे सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक हैं। आपको बता दें कि तत्कालीन पदाधिकारी श्री ऋषि कुमार शुक्ला 2 साल के लिए कार्यकाल के बाद 4 फरवरी को सेवानिवृत्त हो गए थे। इससे पहले जो आपके कौन थे? ऋषि कुमार शुक्ला थे सीबीआई के। उनकी सेवानिवृत्ति के बाद सीबीआई निदेशक का पद खाली था। 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी प्रवीण सिन्हा कार्यवाहक निदेशक का पदभार संभाल रहे थे। बात करें सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की, तो फॉर्म हुआ था 1942 में स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के थ्रू। जुडिक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली इंडिया में है। मोटो इसका इंडस्ट्री, इम्पार्शियलिटी, इंटीग्रिटी। एम्प्लॉयज अगर देखेंगे तो सेक्शन 7274, एक्चुअल 5685, और वैकेंट है भी सीटें 1589, लगभग 21.84% सीटें खाली है। मतलब आपकी क्या है यहाँ पर? आपके क्या है? नौकरशाही कम है यहाँ पे, आपकी सीटें क्या है? कम है। तो हो सकता है भविष्य में जाके सीबीआई के लिए क्या निकले? पोस्ट निकले। एनुअल बजट लगभग 802 करोड़ का है। एजेंसी एग्जीक्यूटिव तो मैंने बता दिया, सुबोध कुमार जायसवाल अभी बने डायरेक्टर जनरल। और पेरेंट डिपार्टमेंट याद रखना, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, इसका कौन है? आपका डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। सीबीआई का हेडक्वार्टर आपका सीजीओ कॉम्प्लेक्स नियर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम न्यू दिल्ली में अवस्थित है। भारत में लॉन्च हुआ एंटीबॉडी कॉकटेल। तो लिखा हुआ दवा निर्माता कंपनी सिप्ला जो भारत की है, ने रॉस, ये इंडिया ने के रॉस बाहर की कंपनी है, आई थिंक अमेरिका की है शायद से। इंडिया के एंटीबॉडी कॉकटेल की पहली खेप भारत में उपलब्ध कराई है। एंटीबॉडी कॉकटेल कोरोना संक्रमित व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती होने की संभावना को 70% तक कम करने में सहायक है। वर्तमान में भारत में इसकी प्रति खुराक की कीमत कितनी है देख लीजिए, बहुत महंगी है, 59,750। इस तरीके की 2 खुराक लगेंगी जिनकी कीमत टोटल मिला के 1,19,500 रुपये के आसपास आ जाएगी एमआरपी। एंटीबॉडी कॉकटेल जो है वो आपका एक है कैसरी मिवेव, एक कैसरी मिवेव याद कर लेना, एक है एमडेवी मैव का दूसरा बैच जून के मध्य तक उपलब्ध कराया जाएगा। 2 ड्रग से बना हुआ है ये। यह दवा दरअसल वायरस को मानवीय कोशिकाओं में जाने से रोकती है, जिससे वायरस को पोषण नहीं मिल पाता। भारत में सिप्ला द्वारा एंटीबॉडी कॉकटेल की मार्केटिंग की जा रही है। इसे मेदांता सहित कुछ चुनिंदा अस्पतालों में उपलब्ध कराया जाएगा। एंटीबॉडी कॉकटेल उन बच्चों को दिया जा सकता है जो 12 वर्ष या उससे अधिक उम्र के हैं और जिनका वजन कम से कम 40 किलोग्राम है। एक अध्ययन से पता चला है कि इस दवा की कोविड-19 रोगियों में मौतों को 80% तक कम कर दिया है। एंटीबॉडी कॉकटेल को इंजेक्शन के रूप में त्वचा के नीचे या सिरा, जब वीन होती है, उसमें दिया जाता है। कोरोना पीड़ित व्यक्ति को एंटीबॉडी कॉकटेल की खुराक देने के कैसरीमेवेव और इमडेविमेव दवाओं की 600 mg मात्रा को मिलाया जाता है। 2 दिए जाते हैं, इसलिए कॉकटेल बोला गया है। इस पूरी प्रक्रिया में लगभग 20 से 30 मिनट का समय लगता है। इसके बाद 1 घंटे तक मरीज की निगरानी की जाती है ताकि किसी तरह के रिएक्शन का पता चल सके। अच्छा, एक चीज़ बता दूंगा कि ये जो आपका दिया गया था, डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया था जब वो कोविड के सिम्टम्स उनमें देखे गए थे, उसके बाद वो फिर से जो इलेक्शन कैंपेन उस समय चल रहा था वापस ही कर दी थी 3-4 दिन बाद। नेक्स्ट न्यूज आती है अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता सप्ताह 25 से 31 मई को मनाया गया। तो 25 से 31 मई तक गैर स्वशासित प्रदेश NSGT नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरीज के निवासियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता सप्ताह मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय 11 के तहत गैर स्वशासित क्षेत्रों को ऐसे क्षेत्रों, प्रांतों के रूप में परिभाषित किया गया है जहां के निवासियों को पूर्ण स्वशासन का अधिकार प्राप्त नहीं है। वर्ष 1940 में ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने प्रशासनिक क्षेत्र के अंतर्गत ऐसे 72 प्रदेशों को सूचीबद्ध किया था जिन्हें वे गैर स्वशासी मानते थे। अब तक कुल 54 गैर स्वशासित प्रदेश उपनिवेशवाद से मुक्त हो चुके हैं तथा एक प्रदेश जंजीबार का विलय तंजानिया में हो चुका है। आगे लिखा, वर्तमान में इन्हें 5.8 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाले प्रदेश जिब्राल्टर, जो अभी किसके आधिपत्य में है? जिब्राल्टर आपने स्ट्रीट पढ़ी होगी, जिब्राल्टर जल संधि, तो ये किसके बीच में? फ्रांस नहीं, फ्रांस नहीं है, ये आपका पड़ता है स्पेन है, आई थिंक पुर्तगाल हो गया, पुर्तगाल तो उस तरफ से, स्पेन और मोरक्को के बीच में जिब्राल्टर, और वहाँ पे एक आइलैंड भी है जिब्राल्टर,
तो उसको किसके कब्जे में रखा गया? वो अभी भी यूनाइटेड किंगडम के कब्जे में। से लेकर 2,66,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाले पश्चिमी सहारा तक का क्षेत्र शामिल है। एनएसडीटी की वर्तमान संख्या 17 है, जिनमें से 10 प्रदेशों पर यूनाइटेड किंगडम का शासन है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर आपका जो आता है 9 के अनुसार संबंधित राज्य के प्रशासनिक शक्तियों का दायित्व है वहां के निवासियों के हित को सर्वोपरि मानना, भूमि सहित उनके प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा की गारंटी प्रदान करना, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक उन्नति सुनिश्चित करना। नेक्स्ट न्यूज आती है, भारत सरकार 9 देशों में स्थापित करेगी वन स्टॉप सेंटर। तो लिखा हुआ है केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय, जिसकी आपकी कौन है? स्मृति ईरानी आपकी मिनिस्टर है। लिख देता हूँ स्मृति ईरानी, स्मृति ईरानी। भारत सरकार 9 देशों में वन स्टॉप सेंटर स्थापित करेगी। इस योजना का उद्देश्य विदेश मंत्रालय के सहयोग से सार्वजनिक और निजी स्थानों पर हिंसा से प्रभावित महिलाओं का समर्थन करना है। दूसरे शब्दों में कहें तो ये महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामलों को रोकने के लिए बनाए जा रहे हैं। इन ओएससी को कुवैत, ओमान, बहरीन, यूएई, कतर, सऊदी अरेबिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर में स्थापित किया जाएगा। सऊदी अरब में 2 ओएससी स्थापित किए जाएंगे। बता दें इन देशों की पहचान भारतीय प्रवासी आबादी के आधार पर विदेश मंत्रालय द्वारा की गई है। वर्तमान में देश में 700 वन स्टॉप सेंटर हैं। इन केंद्रों को विदेश मंत्रालय द्वारा चलाया जाएगा, जबकि महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा। विदेशों में जो महिलाएं हिंसा की शिकार हैं या विशेष परिस्थितियों के कारण फंसी हुई हैं, वे अब कानूनी सहायता, चिकित्सा सहायता और परामर्श सहित तत्काल और गैर तत्काल सहायता के लिए इन केंद्रों पर संपर्क कर सकती हैं। महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा इस साल देश भर में ऐसे 300 केंद्र और स्थापित करने की योजना है। मंत्रालय ने नाबालिग बलात्कार पीड़ितों के लिए निर्भया कोष के तहत 74 करोड़ रुपए के फंड की भी घोषणा की गई थी। ये निर्भया फंड जो बनाया गया था, आई थिंक ये 2013 के आसपास बनाया गया, क्योंकि निर्भया जो केस आया था वो 2012 का था, दिल्ली का केस। अच्छा, नेक्स्ट न्यूज आती है, अफ्रीकी देश माली में फिर से तख्ता पलट हुआ है। तो अफ्रीकी देश माली के राष्ट्रपति बा एंडाव, प्रधानमंत्री मोख्तार ओआन और रक्षा मंत्री सोलेमन डोकेर को सेना द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। इस तख्ता पलट के प्रणेता माली के उपराष्ट्रपति कर्नल आसिमी गोइता हैं, जिन्होंने पिछले वर्ष अगस्त में तत्कालीन प्रधानमंत्री बोबो सिस्से को गिरफ्तार कर तख्ता पलट किया है। प्रधानमंत्री की गिरफ्तारी के बाद सेना द्वारा राष्ट्रपति इब्राहिम कीता के घर के बाहर गोलीबारी की गई थी, जिसके बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। श्री कीता सन 1994 से लेकर 2000 तक प्रधानमंत्री, जबकि 2013 से 2020 में तख्ता पलट होने तक माली के राष्ट्रपति पद पर आसीन थे। अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण कर्नल गोइता ने अगले चुनाव संपन्न होने तक अगस्त 2020 में एक अंतरिम सरकार का गठन किया था। कर्नल गोइता के अनुसार सोमवार को एक कैबिनेट फेरबदल के संबंध में उनके विचार विमर्श नहीं करने के कारण राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को उनके पद से हटाया गया है। विदित हो तो कैबिनेट फेरबदल के कर्नल गोइता के 2 सैन्य साथियों को उनके पदों से हटा दिया गया था, जिसके बाद इस तख्ता पलट को अंजाम दिया गया। कर्नल गोइता ने आश्वासन दिया है कि फरवरी 2022 में प्रस्तावित चुनाव पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ के साथ स्थानीय देशों ने भी बिना शर्त अंतरिम सरकार को बहाल करने की अपील की है। आपको बता दें कि 20 जून 1960 को फ्रांस की परतंत्रता से मुक्त हुआ पश्चिमी अफ्रीकी देश माली दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र द्वारा माली में कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। बात करें अगर माली की, तो ये आपको वेस्टर्न अफ्रीका की तरफ देखने को मिलेगा, यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो माली और इसकी कैपिटल आपकी देखने को मिलेगी, तो ये देखने को मिलेगी आपको, कहाँ गई, डकार नहीं, माली की कैपिटल क्या है यार, बमाको कैपिटल है। इसके बगल में सेनेगल है जिसकी कैपिटल है डकार। यहाँ पे मॉरिटियन है, अल्जीरिया हो गया, नाइजर हो गया, बुर्किना फासो हो गया। तो ये कुछ इसके क्या है नेबर कंट्रीज है। ग्वाना हो गया, कोटे दी आइवरी हो गया। नेक्स्ट चलते, व्हाट्सएप ने दायर किया भारत सरकार पर मुकदमा। तो लिखा हुआ है व्हाट्सएप ने नए इंटरनेट कानूनों को लेकर भारत सरकार पर मुकदमा दायर किया है। कंपनी का कहना है कि यह उनके उपयोगकर्ताओं की गोपनीयता को गंभीर रूप से कमजोर करेगा। नए आईटी कानून को दमनकारी और कठोर कहा गया। ये कानून व्हाट्सएप और सिग्नल जैसे एनक्रिप्टेड ऐप, एनक्रिप्टेड मतलब जो मैसेज खुद व्हाट्सएप नहीं पढ़ पाए या सिग्नल ना पढ़ पाए, ये एंड टू एंड इंक्रिप्शन जो चलता है, इसमें क्या होता है कि जो मैसेज भेज रहा है और जो मैसेज रिसीव कर रहा है, केवल वही मैसेज को पढ़ सकता है, बाकी कोई नहीं, सहित ऑनलाइन गतिविधि की निगरानी के लिए भारत सरकार को अधिक शक्ति प्रदान करते हैं। इन कानूनों के तहत एनक्रिप्शन को भारत में व्हाट्सएप से हटाना होगा और संदेशों को ट्रेस करने योग्य डेटाबेस में लाना होगा। बता दें कि एनक्रिप्शन किसी ऐप पर संचार को निजी और बाहरी पक्षों के लिए दुर्गम, इनएक्सेसिबल बनाता है। इसके बाद सरकार किसी सामग्री के गैर कानूनी होने पर मैसेज सेंटर की पहचान कर उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकेगी। व्हाट्सएप के भारत में 400 मिलियन से अधिक उपयोग करता है। 400 मिलियन का मतलब हो जाता है आपका लगभग 40 करोड़, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते, व्हाट्सएप ने कहा था कि वह अपने उपयोगकर्ता के डेटा को संग्रहित नहीं करेगा। कंपनी ने मुकदमा दायर कर कहा है कि इस आधार पर नए कानून असंवैधानिक हैं, क्योंकि ये नागरिक की गोपनीयता के संरक्षण के अधिकार का उल्लंघन करते हैं।
उसने 2017 के सर्वोच्च न्यायालय की गोपनीयता के संरक्षण के फैसले का उल्लेख भी किया है। हाल ही में फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी कोरोना वायरस का उल्लेख करने वाली सरकार विरोधी पोस्ट को हटाने का निर्देश दिया गया है, जिसका आधार यह बताया जा रहा है कि ये पोस्ट पैनिक पैदा कर सकते हैं। नए आईटी नियमों के तहत सोशल मीडिया कंपनियों को कानूनी आदेश के 36 घंटे के भीतर सामग्री को हटाना होगा। किसी भी शिकायत से निपटने के लिए एक इंडियन बेस्ड अनुपालन अधिकारी नियुक्त करना होगा। यह पहली बार है जब फेसबुक के स्वामित्व वाले एनक्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप ने एक राष्ट्रीय सरकार के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। नेक्स्ट लिखा, इसी तरह की गोपनीयता संबंधी चिंताओं को लेकर ब्राजील में कई बार व्हाट्सएप सेवाओं को बंद किया गया था। व्हाट्सएप की बात करें तो 24 फरवरी 2009 को ये बना था और इसके जो फाउंडर थे जिन्होंने इसे बिल्ड किया था वो थे जैन कॉम और ब्रियान एक्टन। इसका जो हेडक्वार्टर देखने को मिलता है वो आपको माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स में देखने को मिलता है। और एक चीज़ आपने याद रखनी है कि इसकी पेरेंट कंपनी अब फेसबुक है। फेसबुक ने इसे 2014 में 19.3 बिलियन डॉलर्स में खरीद लिया था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी आयुष क्लिनिकल केस रिपोजिटरी पोर्टल हुआ लॉन्च। तो लिखा हुआ है केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू द्वारा आयुष क्लिनिकल केस रिपोजिटरी पोर्टल को लॉन्च किया गया। वैसे आयुष के जो मंत्री आपके कौन है, श्रीपद यशो नायक है, पर श्रीपद यशो नायक आई थिंक उनका एक्सीडेंट हो रखा है, तो उनकी जगह जो आपके स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, ये स्पोर्ट्स मिनिस्टर है आपके किरण रिजिजू, तो उन्होंने ये लॉन्च किया। इस पोर्टल के साथ ही आयुष संजीवनी ऐप का तीसरा वर्जन भी लॉन्च किया गया। यह पोर्टल आयुष चिकित्सकों और आम जनता दोनों को सहायता प्रदान करने वाले एक मंच के रूप में कार्य करेगा। इसे बड़े पैमाने पर आयुष चिकित्सकों द्वारा प्राप्त नैदानिक परिणामों के बारे में समग्र जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल से जनता को भी आयुष की विभिन्न विधाओं के बारे में वैज्ञानिक समझ बढ़ाने में मदद मिलेगी। यह न केवल सूचना के प्रसार बल्कि आगे के विश्लेषण और अनुसंधान की सुविधा प्रदान करेगा। यह आयुष की सभी स्ट्रीम्स के वैज्ञानिक आधार को व्यापक बनाने में भी मदद करेगा। इसमें आयुष प्रणालियों के जरिए कोविड-19 मामलों के उपचार के बारे में सूचनाओं का एक अलग खंड में रखा जाएगा। आपको बता दें कि आयुष संजीवनी एक ऐप को आयुष मंत्रालय द्वारा इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी जैसे माइटी बोला जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित किया जा रहा है। आयुष की फुल फॉर्म है, जैसा अगर कहीं पूछा जाता है आयुष, तो आयुष की फुल फॉर्म होती है आयुर्वेदा, ए फॉर आयुर्वेदा, वाई फॉर योगा, यू फॉर यूनानी, ये आपके मेथड्स हैं, ठीक है ना, मेडिसिन के। ये होता है सिद्धा और ये होम्योपैथी। नेक्स्ट चलते हैं। एंडी जेसी होंगी अमेजोन की नए सीईओ। तो लिखा हुआ है अमेजोन के संस्थापक वर्तमान सीईओ जेफ बेजोस 5 जुलाई को अपना पद छोड़ देंगे। कंपनी के क्लाउड कंप्यूटिंग बिजनेस कार्यकारी एंडी जेसी अमेजोन के नए सीईओ होंगे। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से ग्रेजुएट एंडी जेसी वर्ष 1997 में अमेजोन में काम कर रही है। वर्ष 2006 में जेसी ने ही अमेजन वेब सर्विस की शुरुआत की थी, जो कि वर्तमान में कंपनी का मुख्य सहायक प्लेटफॉर्म है। विदित हो तो 27 वर्ष पहले 5 जुलाई 1994 को एक इंटरनेट बुक स्टोर के रूप में अमेजोन की शुरुआत की गई थी जेफ बेजोस के द्वारा 1994 में। वर्तमान में अमेजोन दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है। फ्रेंच फैशन टाइकून बर्नार्ड अर्नोल्ट 186.3 बिलियन डॉलर्स के बाद 186 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ जेफ बेजोस इस समय दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं। उसके बाद आता है बेजोस अमेजन के साथ साथ रॉकेट शिप कंपनी ब्लू ऑरिजिन, ये इनकी कंपनी है ब्लू ऑरिजिन, ठीक है ना। रॉकेट जैसे आपकी एलोन मस्क की है कौन सी, स्पेस एक्स, वैसी जेफ बेजोस की कौन सी है, ब्लू ऑरिजिन, ये नाम याद रखना। और प्रसिद्ध अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट के भी मालिक है। लिखा हुआ एलेक्सा, इको, ऑडिबल, किंडल, गुड रीड्स आदि के साथ वर्तमान में अमेजोन के पास कुल 41 सहायक कंपनियां और ब्रांड्स हैं। आपको बता दें कि आज ही यानी 27 मई 2021 को अमेजोन के प्रसिद्ध हॉलीवुड स्टूडियो MGM मेट्रो गोल्डविन मेयर को 8.45 बिलियन डॉलर में खरीद लिया था। अमेजोन की अगर बात करें तो इसके हेड मैंने बता दिया, इसके फाउंडर हैं जेफ बेजोस। ये 1996 से इसके CEO हैं और ये फाउंड हुआ था आपका 5 जुलाई 1994 को। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका सेहत OPD पोर्टल। तो लिखा हुआ है ये लॉन्च हुआ है आपका। लिखा हुआ है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज यानी 27 मई को सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंस एंड द टेली कंसल्टेशन सेहत OPD पोर्टल लॉन्च किया। यह पोर्टल सशस्त्र बलों को टेलीमेडिसिन सेवाएं प्रदान करने में मदद करेगा। यह पोर्टल ई गवर्नेंस और डिजिटल इंडिया के प्रति सरकार के प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके द्वारा थल सेना, नौसेना, वायुसेना और भूतपूर्व सैनिकों की रक्षा कर्मी सशस्त्र बलों के विशेषज्ञ डॉक्टरों से टेली परामर्श ले सकते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है यह लगभग 4 करोड़ लोगों और रक्षा कर्मियों के परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं को पूरा करेगा। 75 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्ति बिना प्रतीक्षा के परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। आपको बता दें कि ई संजीवनी प्लेटफॉर्म नामक इसी तरह के पोर्टल ने हाल ही में लगभग 5 लाख लोगों को टेलीकम्युनिकेशन की सुविधा प्रदान की है। ई संजीवनी टेलीमेडिसिन सेवा का पहला घटक है जिसे आयुष्मान भारत स्वास्थ्य पहल के तहत लागू किया गया है। नेक्स्ट लिखा ई संजीवनी OPD टेली परामर्श सेवा का दूसरा घटक है जो रोगी के चिकित्सक के बीच बातचीत को सक्षम बनाता है। नेक्स्ट न्यूज आती है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री की
सॉरी 57वीं पुण्यतिथि है आज। तो लिखा हुआ आज यानी 27 मई को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की 57वीं पुण्यतिथि जिस दिन वो मरे थे। ठीक है, नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1890 को हुआ था। इसी दिन उन्हीं के नाम पे भारत में नेशनल चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है, बाल दिवस। ठीक है ना। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में उनका जन्म हुआ था। जवाहरलाल नेहरू ने अगस्त 1947 से मई 1964 के बीच भारत के प्रधानमंत्री का पद संभाला था और सबसे ज़्यादा समय तक रहे थे। ठीक है, लगभग मान के चलिए आप कि लगभग 17 साल। ठीक है ना। उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप में शांति बनाए रखने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित भी किया गया था। उन्होंने द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्सेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री और उनकी आत्मकथा टूवर्ड द फ्रीडम सहित कई किताबें लिखी हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ग्लिम्सेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट है। और पूछा जाता है कि आपकी जो जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी, उसका नाम क्या है, तो वो है टूवर्ड द फ्रीडम। नेहरू ने IIT, एम्स और IIM सहित उच्च शिक्षा संस्थानों की स्थापना में बड़ी भूमिका निभाई है। अच्छा, नेक्स्ट आता है वन गुर्जर खाना बदोश जनजातियां चर्चा में। तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने, जो आपका नैनीताल में देखने को मिलेगा आपको, आपका क्या मुख्यालय उसका, तो लिखा हुआ है कि राज्य सरकार को उनकी एक कठोरतापूर्ण हरकत के लिए फटकार लगाई है। दरअसल राज्य सरकार द्वारा वन गुर्जरों की खानाबदोश जनजाति के परिवारों की उपेक्षा करने का एक मामला सामने आया है। उच्च न्यायालय ने उन्हें जानवरों से भी बुरी स्थितियों, जैसे बोलते हैं बिलो एनिमल एक्सिस्टेंस, में जीवित रहने के लिए मजबूर करने के लिए राज्य सरकार की आलोचना की है। अदालत ने सरकार को उन्हें आवास, भोजन, पानी, दवाएं उपलब्ध कराने का आदेश दिया है। साथ ही उत्तरकाशी के गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान में प्रवेश करने से पहले उनका कोविड-19 परीक्षण कराने का भी आदेश दिया है। उच्च न्यायालय ने यह सुनवाई इन खानाबदोश परिवारों की दुर्दशा को दूर करने के लिए एक NGO द्वारा दायर जनहित याचिका पर की है। अदालत के अनुसार प्रथम दृष्टया यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत दिए गए जीवन के मौलिक अधिकार को उल्लंघन करता है। राज्य सरकार जनजातियों को राष्ट्रीय उद्यान में प्रवेश करने से रोक रही थी क्योंकि वे वन्य जीवों को खतरे में डाल सकती थी, क्योंकि कोरोना वायरस उनसे जानवरों में फैल सकता था। जनहित याचिका में वन अधिकार अधिनियम के तहत उस समुदाय को लाभार्थी बनाने, भूमि अधिकार देने की मांग की गई है। वन गुर्जर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर जैसे हिमालयी राज्यों की तलहटी में जंगल में रहने वाले खानाबदोश समुदाय। खानाबदोश जो मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं अपने जानवरों को लेकर। वे आमतौर पर गर्मियों के दौरान ऊपरी हिमालय में घास के मैदानों में अपने मवेशियों को खिलाने के लिए पलायन करते हैं, जो उनकी आजीविका और निर्वाह का प्राथमिक स्रोत है। अगर आर्टिकल 21 की बात करूं तो उसमें आपका राइट टू मेडिकल केयर, राइट टू फूड, राइट टू लिवलीहुड, राइट टू शेल्टर, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट, ये सब आते हैं। तो ये था आपका पार्ट 1। पार्ट 2 के साथ मैं जल्दी आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तो इस वीडियो का जो PDF है मैं मर्ज करके दे दूंगा जैसे सेकंड वाला कंप्लीट करूंगा, जो आपका लेक्चर होगा इसमें। ठीक है ना। इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो उसे कर लीजिए, ताकि जितने भी वीडियोस मेरे द्वारा बनाई जा रही हैं जो आपके मतलब क्योंकि उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता जाए। वीडियो का लिंक मैं फेसबुक पे भी डाल देता हूँ, वहाँ से भी आप वीडियो को देख सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।